आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं मोनिस अनवर। असम चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है और अब बीजेपी ने अपना बड़ा दांव चल दिया है। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। जैसे कहा गया है कि लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई होगी, घुसपैठियों से ज़मीन वापस ली जाएगी, यूसीसी लागू करने का ऐलान किया गया है और सबसे बड़ा वादा 5 साल में 2 लाख नौकरियां, साथ ही महिलाओं के लिए आर्थिक मदद बढ़ाने और 40 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्लान रखा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी 96 से 100 सीटें जीत सकती है। इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल ये है, क्या संकल्प पत्र विकास का रोड मैप है या चुनावी वादों की एक लंबी लिस्ट? क्या रोजगार और यूसीसी जैसे मुद्दे असम में गेम चेंजर बनेंगे? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा, भाजपा प्रवक्ता, भाजपा का पक्ष रखने के लिए, और मेरे साथ जुड़ेंगे पवन पटेल, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता। खेमचंद जी, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुरुआत आप ही के साथ। आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आप इसको संकल्प पत्र कहते हैं कि हम 5 साल में ये वाले काम पूरे करेंगे। 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। क्या इसका स्पष्ट रोड मैप है या सिर्फ एक चुनावी वादा है? क्योंकि कांग्रेस यही आरोप आप पर बार बार लगाती है और उनका ये आरोप होता है कि प्रधानमंत्री जब 2014 से पहले सभाएं करते थे तो 2 करोड़ रोजगार का वादा करते थे, लेकिन वो नहीं दिए गए। अब असम में पिछले 5 साल से आपकी सरकार है और पिछले 5 साल में जो काम किया उसको बताने की जगह एक बार फिर से आगे क्या करने वाले हैं उसका रोड मैप आपकी तरफ से दे दिया गया। किस तरीके से इस पूरे मैनिफेस्टो को हम समझें? देखिए, असम में जो वादे किए जा रहे हैं उनको 100% 70% पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे असम में सरकारें चली, 2 टर्म में वहाँ पे काम किया गया, तो असम की जो डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलने का, चेंज करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उस पर रोकथाम लगी। इंडिजीनियस जो भारतीय हैं, चाहे कोई भी जाति या धर्म के लोग हों, उन सबको प्रोटेक्ट किया, उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम किया। जो वहाँ पे इंट्रूडर्स हैं, जो इलीगल तरीके से आसाम में घुसे हुए हैं, और उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी बदल के वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बोली भाषा सबको बदलने का जो षड्यंत्र किया, उस पर रोकथाम लगी। दूसरा, आसाम में आसाम के युवाओं को काम मिले, उनको बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, पुल हैं, अंडरपासेज हैं, वहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हैं, स्किल के वहाँ पे ट्रेनिंग्स हैं, इन सब चीजों पर वहाँ पे विशेष ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे दिया। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजना है, वो 100% आसाम में इम्प्लीमेंट की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना है, फ्री राशन की योजना है, बहनों के नाम घर देने की योजना है, और बहुत सारे किसानों के कल्याण की पीएम किसान योजना है। ये सारी योजनाओं, क्योंकि आसाम में छोटे किसान ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया हिल वाला भी है और नॉर्मल एरिया भी है, लेकिन हिल एरिया में छोटे छोटे खेती जो होते हैं, वो सारे के सारे किसान पीएम किसान योजना के अंतर्गत कवर होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो योजनाएं आगे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके लिए पूरा रोड मैप है। जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, वो भी पूरा किया गया। विपक्ष कंफ्यूज है। 2 करोड़ का मतलब 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती। 2 करोड़ का मतलब 2 करोड़ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, जिसमें एसएमई के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से, जिसमें एंटरप्रेन्योर बना के, अगर आप कहते हैं कि भाई जो स्मॉल लोन थे, जिनको मुद्रा लोन कह रहे हैं, अगर वो लोन की संख्या 45-50 करोड़ के आसपास है, तो क्या उससे रोजगार पैदा नहीं हुए? अगर मैं कहता हूँ कि भाई 12 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध गति से पूरे देश में बढ़ा है, तो क्या उससे बिना रोजगार के क्या वो काम हो गया? नहीं हो सकता। आज हाईवे बन रहे हैं, वो कम से कम 5 से 6 गुना स्पीड से ज्यादा हाईवे आज देश में बन रहे हैं इन कम्पेयर टू यूपी 1 और यूपी 2। क्या वो बिना रोजगार के हो रहे? नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे आज काम 100% मशीन से होता है, नहीं। आज भी हमारे काम, हमारे भारत में जो काम है वो मशीन डोमिनेटेड नहीं है, वो भी आज भी श्रमिक डोमिनेटेड है। तो रोजगार दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, दिए जाते रहेंगे। और आसाम में हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से हमारी वहाँ डबल इंजन सरकार ने काम किया है, हम पहले से बेटर मेजोरिटी से फिर से आसाम में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है पवन जी, हर साल का अगर हिसाब लगाएं, जो 2 लाख रोजगार की बात कही गई है, तो एवरेज बैठेगा कि लगभग 40,000 जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो साल में दी जाएंगी। ये वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है।
मैं कई सारे बीजेपी नेताओं के बयान भी सुन रहा था, कांग्रेस नेताओं के बयान भी सुन रहा था इस मैनिफेस्टो को लेकर। तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस नेताओं का तो ये कहना था कि दिल्ली में भी इसी तरीके से महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया था और कई सारे वादे जो प्रधानमंत्री ने खुद ने किए थे, लेकिन वो अभी तक भी पूरे नहीं किए गए। लेकिन अब जो संकल्प पत्र कांग्रेस बीजेपी ने जारी किया है असम में, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, मानना क्या है, पूरी दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो उसके पीछे उन्होंने नकाब पहना हुआ था, जो उसको चेहरे के पीछे की बातें जो हैं, जो ये चुनाव जीतने के लिए जिनका उपयोग करते हैं, जिसको अपन चुनाव मैनेजमेंट कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं, वो अच्छी तरह से उसका भांडा फूट गया है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि पिछले चुनाव के बारे में बात कर ले, पिछले वादे की बात कर ली, बड़ी बड़ी बात करेंगे कि संकल्प पत्र नाम दे देंगे, एकदम संकल्प पत्र। तो ये जो उनके हैं 4-5 वो है, और ये इस टाइप की चीजें हैं, वो चुनाव के समय बाहर निकल कर हम उस मुंह से बोले कि यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प दिल्ली में था, यही भारतीय जनता पार्टी का था, यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बिहार में था। तो वहां इन्होंने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए कितने संकल्पित नजर आ, पूरी दुनिया ने देखा अच्छी तरह से। 450 रुपए सिलेंडर है, सिलेंडर का इस समय बड़ा ताजा मामला चल रहा है। 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए डीगे हाँ करके आए थे, बड़े बड़े नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कहते हैं ना, पूरा नींव आधार जो है वही झूठ बोलो और राजनीति करो और अपनी किसी तरह सरकार बना लो। ये किसी भी मुद्दे पर स्टेबल नहीं है, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ये चाहे पेट्रोल डीजल का रेट की बात कर लो आप, चाहे रुपया पतला मोटा की बात कर लो आप, आसाम की बात कर लो आप। आसाम में देख लिया आपने किस तरह का है। ये कभी पहले अपनी सरकारें का अपना नहीं गिनाएंगे कि पहले हमने क्या किया। इनका हमेशा पूरा मकसद, पूरा ध्येय रहता है कि आगे हम क्या करेंगे। जो किया है उसको बताने के लिए तो किसी भारतीय जनता पार्टी कोई एक जिले, कोई एक स्टेट का बता दे कि हमने इतने संकल्प लिए थे और इन संकल्पों को पूरा किया है। एक भी संकल्प जो टिप्स में इस देश की, प्रदेश की दुखी पीड़ित जनता जो है, जनता को जितने इनके संकल्प टिप्स में याद है, उन संकल्पों को तो पूरा किया नहीं। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट और मैकेनिज्म और आम जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए बड़े बड़े संकल्प पत्र लेके आएगी, रोजगार देने की बात करेगी। अब धीरे से उन्होंने स्मार्टली जो पकौड़े तलने का उसको भी अपना श्रेय ले लिया कि वो भी रोजगार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, तो उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बहरहाल हमारी शुभकामना है कि शायद इस चुनाव में या शायद इस चुनाव में कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी का दिमाग खुलेगा और लगेगा कि हमें सिर्फ जीतने के लिए इस देश और प्रदेश की जनता का दुख उनको दिखाई देगा। ठीक है खेमचंद जी, मैकेनिज्म वाला चुनाव, सिर्फ प्लानिंग वाला चुनाव, आगे क्या करेंगे वो बता रहे हैं, लेकिन क्या किया है वो नहीं बता रहे। और यूसीसी लागू करने का वादा, तो क्या ये असम जैसे विविध राज्य में संभव और व्यवहारिक है? उत्तराखंड में बिल्कुल आपने किया नहीं। यूसीसी तो पूरे देश में व्यवहारिक है, होना भी चाहिए। यूसीसी जब हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ और हमारे संविधान में भी डायरेक्शन थी कि यूसीसी के टुवर्ड्स हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, करना चाहिए, जाना चाहिए। तो संविधान में भी डायरेक्शन है और कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला कि यूसीसी की तरफ, कानून बनाने की तरफ हमारी केंद्र सरकार को या हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। यूसीसी से कोई किसी के धर्म पे आघात नहीं है। यूसीसी से जो अधिकार हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी बनेगी, उनमें सिमिलैरिटी आएगी, बहनों को अधिकार मिलेगा, बच्चों को अधिकार मिलेगा, बच्चों के साथ जो उत्पीड़न होता है उससे रोकथाम मिलेगी, और जो जनसंख्या विस्फोट करने का काम कुछ जगह कुछ एरियाओं में किया जा रहा है उस पर कंट्रोल होगा। तो यूसीसी तो बिल्कुल होनी चाहिए, पॉसिबल है, होगी, हो सकती है, और मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। तो रही संकल्प पत्र की बात, तो वो कह रहे हैं पवन जी साफ तौर पर आपसे कि ये सिर्फ मैकेनिज्म जानते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत वो मैकेनिज्म करना है। संकल्प पत्र का मतलब है कि हम रिटन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, हाँ, और उसके आधार पे हमें, जब हमारी सरकार तीसरी बार वहां पे आएगी तो लोग हमें 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने क्या कहा और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और कंटिन्यूटी में ना सिर्फ ये आम जनता के लिए बल्कि हमारे खुद के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें लगातार पीरियोडिक मीटिंग होती रहती है, जिसमें स्टेट की मीटिंग होती है, जिलों की मीटिंग होती है, मंडल की मीटिंग होती है, नीचे समिति लेवल की मीटिंग होती है। तो जब ये संकल्प पत्र हमारे
ग्राउंड वर्कर्स के पास होगा तो उनको भी मदद मिलेगी, वो भी सवाल पूछ सकते हैं, वो भी अपने नेताओं से पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, हम नीचे ये वादा करके आए। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये हमारी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, हमारे विश्वास को दिखाता है कि हमने करके दिखाया, आगे भी करेंगे और लोग हमारे काम के आधार पे, हमारे वायदों के आधार पे हमें फिर से मौका देंगे तो हम असम को एक डेवलप स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अब असम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे विषम परिस्थितियां भी थी, उनको रिमूव करने का, विषम परिस्थितियों को ओवरकम करने का लगातार काम हमारी सरकार ने किया और आने वाले समय में असम का, असमी भाषा का, असमी लोगों का, इंडिजिनियस कल्चर का, इंडिजिनियस ब्रीड का वहाँ पे डेवलपमेंट हो, विकास हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उसके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है। पवन जी, यूसीसी लागू करने का वादा, 2 लाख रोजगार देने का वादा 5 साल में, और उसके अलावा जो कई सारे ऐसे वादे जो मतलब पिछली सरकारों में शायद चूक गए, इस बार वो पूरा करने की एक बात। संकल्प पत्र वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे कार्यकर्ता के पास भी रहेगा, तो एटलीस्ट वो भी अपने नेताओं से पूछ पाएंगे कि भाई हमने ये वादे करके आए थे, हमने क्या किया है। पवन जी, क्या सुन पाए आप मुझे? पवन जी, रोजगार देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? पूछे। तो की बात की थी, किसानों के दुगनी करने की बात की थी, पूछे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात की, क्यों नहीं? ये सब चीजें पूछे ना, डॉक्यूमेंट का खेमचंद जी खुद ही पूछ करके बता दें, अगली डिबेट में बता दें, अभी पूछ करके बता दें, उनकी तो हॉटलाइन में ऊपर बात हो जाती होगी, अभी बात करके बता दें। लाडली बहना को हर स्टेट में देने के लिए बोला आपने पैसे, और क्या हालत है लाडली बहना की देख लीजिए, आप अच्छी तरह से बात कर लीजिए। किसान, युवा, बेरोजगार, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो परेशान ना हो। तो ये करके इनके हाथ में जी पे वैसे है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट उनका हम लोग को कि भाई वहाँ क्या है, कोई दूसरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, या कुछ दिन बाद देंगे, या जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद सिलेंडर जब नए सिरे से देना चालू करेंगे तब 450 रुपए में देना चालू करेंगे। ये बता दें इवेल्युएट करके सामने ही, तो आपको सब चीजें खुली किताब है, कोई छुपा वाली बात ही नहीं है। नहीं, अब लखपति दीदी बनाने की भी एक इसमें बात कही गई कि लखपति दीदी बनाई जाएंगी और कम से कम 2 लाख ऐसी बहनों को लखपति बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो इससे तो महिला सशक्तिकरण होगा ना पवन जी? अरे पूरी हो जाती है ना, भारतीय जनता पार्टी का पहला बटन पूरा हो गया होता तो देश तो सोने की चिड़िया बन गया होता ना, लेकिन देश तो कर्जे की चिड़िया बनता जा रहा है, कर्जे का हाथी बनता जा रहा है, रोज कर्जे लो। कैसा कोई आप किसी भी स्टेट का जो लीडिंग न्यूज़पेपर उसमें देखिए, 25,000 करोड़ ले लो कर्जा, 50,000 करोड़ ले लो कर्जा, तमाशा मचा हुआ है। आप सोचो कि आप हर महीने में, मध्य प्रदेश की बात देखिए, मध्य प्रदेश में मतलब 20-20, 25-30 हजार करोड़ रुपए हर महीने आप कर्जा लेते जा रहे हो, तो उस कर्जा का क्या मैकेनिज्म है, कैसे खत्म होगा? एक भी कर्जे को खत्म करने का कोई पॉलिसी नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियां नहीं। सिर्फ एक चीज में बढ़ोतरी हो रही, वो भी है भारतीय जनता पार्टी के बैंक बैलेंस पे। बाकी आम जनता, चाहे कांग्रेस, चाहे विपक्ष, सबके खाते में ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वचन पत्र दिया, अपना जनता को सपने जरूर दिखाए, लेकिन वो उसके पीछे भाजपा, सबके अच्छे दिन आने वाले, सिर्फ भाजपा के अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा बन जाएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा हमको अमित शाह जी ने समझाने का प्रयास किया था, वो तो एक चुनावी जुमला था, तो हो सकता। ठीक है, खेमचंद जी आपके पास आऊंगा क्योंकि पवन जी की थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि फोन लाइन पर उनको जोड़ के उनसे कनेक्ट हो जाए। लेकिन मतलब कई लाखों बहनों को जो है लखपति दीदी बनाने का प्लान, और लखपति दीदी बनाने के अलावा कई ऐसे प्लान्स जो है युवाओं के लिए, और सरकार ने कम से कम 38 से ज़्यादा ऐसे वादे किए हैं जो आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उसको जो है ज़मीनी लेवल पर उतारा जाए। लेकिन पवन जी का एक अहम मुद्दा ये है कि ये जो लगातार काम किए जा रहे हैं, ये आर्थिक बोझ सरकार के बजट पर डाला जा रहा है और लगातार कर्जों में जो है सरकारें डूबती जा रही हैं। क्या ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है कि सरकार जो है वो इस पर काम करे कि फ्रीबीज और इन सारे मसलों से बचकर बेहतर है कि कम से कम सरप्लस बजट में लाया जाए? देखिए, जो सरकार ने कहा कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम पिछली सरकार, हमारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने किया, और उस लक्ष्य को बढ़ा के कि हम 1 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टेब्लिश किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को केंद्र सरकार के माध्यम से
मदद दी जाती है और फिर उनके जो काम हैं, छोटे छोटे काम है, वो स्टेब्लिश कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से ऐसी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाता है। महिलाएं करोड़ों की संख्या में बनी है और आगे समय में बनाया जाएगा। रही बात जो फ्रीबीज की आप जो बात कर रहे हैं, हमारी जो सरकारें हैं वो पहले से भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसके फेवर में नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे कोविड की परिस्थिति आई, कोविड की परिस्थिति एक अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड और अनसर्टेनिटी वाली थी, तो वहां पे जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करना जरूरी था। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोकस आज भी डेवलपमेंट पे है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे है, रोजगार पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है, अपने इंडस्ट्री को मजबूत करने पे है, लोगों को स्किल करने पे है, रीस्किल करने पे है, अपस्किल करने पे। आज एआई का जमाना है, बहुत सारे लोग जिनको 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर में लगभग 20-22 साल से काम करता हूँ, बट ड्यू टू द एआई अगर मैं नए टूल्स को अडॉप्ट नहीं करता तो आई एम फिनिश। तो ऐसे समय पे जब आपका 15-20-25 साल का एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है, अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ सरकार अपस्किल कराने का काम कर रही है। तो हमारा फोकस वही है, लेकिन जो योजनाएं शुरू की गई हैं इंटीमीडिएटली, जो लोग गरीबी से बाहर आए उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का उत्थान हो, ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को जो है अप स्किल्स किया जाए। लेकिन अगर सरकारें इसको लेकर कर्जे में डूब जाती हैं और सरकारों को फिर केंद्र सरकार से पैसा लेना पड़ता है और केंद्र सरकार को वर्ल्ड बैंक से या दूसरे उनसे, तो इस तरीके से एक आर्थिक बोझ फिर से लोगों पर ही पड़ रहा है ना। अगर हम लोगों को अप स्किल्स भी कर रहे हैं तो फिर लोगों पर बोझ भी हम डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकारों का आप देखेंगे वेल्थ क्रिएशन का काम चल रहा है। ये नहीं है कि भाई आपने लोन लिया और उसको खा गए। लोन के दो हैं, एक हम लोन लेते हैं और जैसे अपने चैनल का एग्जांपल लेते हैं और हम एक स्टूडियो मुंबई में भी खोल देते हैं, एक कोलकाता में भी खोल देते हैं, हम चेन्नई में भी खोल देते हैं, तो हम साउथ को भी कवर करते हैं, हम ईस्ट को भी कवर करते हैं, हम अपने वेस्ट इंडिया को भी कवर करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, वेल्थ क्रिएशन हुआ। दूसरा, हम लोन लेते हैं और उसको 4 पार्टी करके खत्म कर देते हैं, तो वो वेस्टेज हुआ। तो आज इंडिया लोन भी ले रही है तो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इज अ वेल्थ क्रिएशन, कैपेक्स होता है। आज हमारी जो इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है, क्यों पहुंची है? अगर आप कंपेयर करोगे यूपीए का लोन वर्सेस वेल्थ, आज का लोन वर्सेस वेल्थ, आज का लोन वर्सेस हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट का रिजर्व, आज का लोन वर्सेस हमारे पास आज जो गोल्ड का रिजर्व है, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, डबल के आसपास कर दिया और डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो इससे पता चलेगा कि वेल्थ क्रिएशन का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के समय में हो रहा है, ना कि मनी वेस्टेज का। पवन जी, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, कई सारी चीजें जैसे यूसीसी पे, उस पर खास जो है फोकस किया गया। यूसीसी के अलावा लव जिहाद जैसे मुद्दे को उठाया गया और उसके अलावा जो है जो घुसपैठियां हैं और वो यहाँ रह रहे हैं तो उनके से जो है ज़मीन खाली कराने का ये भी एक मुद्दा उसमें रखा गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो चीज़ें आती हैं, तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को नकार कर असम की वास्तविक चिंताओं से एक दूरी बना रही है? क्या आपको लगता है कि यही वास्तविक चिंताएं हैं असम की जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है? शायद म्यूट है पवन जी, एक बार देखिएगा प्लीज। बीजेपी का फोकस जो है ना, वो सिर्फ जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। बीजेपी का फोकस किसी जनता के हित का काम करने का फोकस होता है चुनाव। अभी हमने बड़े विनम्रता पूर्वक से बोला कि हम इवेल्युएट करते हैं, तो हमने कहा बताइए कि दिल्ली में जो आपने बोला था 450 रुपए में सिलेंडर बोले थे, 2 करोड़ रोजगार हड़ताल की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, उन सब बातों को इवेल्युएट करके किसानों की दुगनी करने की बात की थी, इवेल्युएट करके उनको आप पूछ के बता दीजिए। लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे, दूसरी बात करेंगे। अब अभी आपने बोला घुसपैठिए की बात करिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने जब तक शासन किया, कांग्रेस का जब तक सरकार थी, तब तक मोहन और 2013 तक हमने करीब 90,000 घुसपैठ। अमित शाह जी आए तो मुझे 2,500-3 हजार घुसपैठियों को बात, इनके कथनी और करने के अंतर तो हमें तो समझ में आ रही है। चुनावी माइलेज लेने के लिए उन चीजों को करते हैं। हम कहते हैं कि यहीं पे बता दीजिए ना, साच को आज क्या बता दीजिए। अगर घुसपैठी हटाने के आप सचमुच के गंभीर होते, उसको चुनावी माइलेज नहीं लेना था, तो 2014, 2015, 2016 से आज 11 साल में आपने कितने घुसपैठियों को हटाया, ये तो बता सकते हो आंकड़ा, लेकिन नहीं बताएंगे। नहीं, सवाल अच्छा सवाल है ये, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेने कब देखे, दूसरी बार बोला बता दिए, पता नहीं क्या कर।
नहीं, अच्छा सवाल है, इस पर वाकई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि फोकस रहा है बीजेपी का लगातार ना घुसपैठ को लेकर, चाहे वो बिहार में घुसपैठ की बात हुई हो, चाहे झारखंड में घुसपैठ। फोकस फोकस तो रहा है, लेकिन गंभीरता नहीं रही है। वही हमने कहा ना, ये तो एक फार्मूला था, चुनावी टूल था, कुछ कर लिया। चाहे 5 लाख की बात कर रहा हूं, सब कुछ ये चुनावी टूल थे भारतीय जनता पार्टी के, जो उपयोग करके इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अब उस पर बात करने के लिए तो खेमचंद जी बता दें मुझे, अगर 1 to 1 की भाई हमने 90,000 लोगों को घुसपैठियों को हटाया और आपने 3,000 को, तो अपने आप समीकरण समझ में आता है। रुपया पतला मोटा का भी समझ में आता है, किसानों के दुगनी करने का भी समझ में, सामने पूरा फार्मूला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहे, लोगों को कुछ भी बरगलाते जाओ। आप पूछ लीजिए खेमचंद जी से, बता दे कि 450 रुपए में सिलेंडर को इवेल्युएट करके बता दे दिल्ली में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, घुसपैठ की 2 बातों का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं। चलिए ठीक है खेमचंद जी, बड़ा अहम सवाल उनकी तरफ से, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि कई राज्यों में हमने घुसपैठ का मुद्दा सुना, लेकिन असम में या और उसमें अब कई राज्यों में जो है सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, और उन्होंने भी SIR की एक प्रक्रिया पूरी कर ली। कितने घुसपैठियों को अब तक 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में असम के आपने निकाला, वो एक थोड़ा सा डाटा रख दीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि आने वाले 5 साल में सरकार ये करने वाली है। नहीं, देखिए, लाखों की संख्या में घुसपैठियों के आसाम से निकाला गया है। वहाँ गाँव के गाँव एरिया के हजारों एकड़ जमीन को उनके कब्जे से, जो नाजायज कब्जा था, उससे फ्री कराया गया है, और ये डेटा अब पब्लिकली अवेलेबल है। अभी इन्होंने जो बातें बोली दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, तो दिल्ली में अभी होली गई है, होली पे जो वायदा किया था कि होली और दिवाली पे फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, वो दिए गए हैं। आप चाहें तो चेक कर लें, ऑफिशियल भी दिए गए, ऑफिशियल प्रोग्राम में भी दिए गए हैं, और ऑफिशियल प्रोग्राम के अलावा जहां जहां लोग अनौपचारिक तरीके से, मतलब बिना प्रोग्राम के भी जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो पूरी दिल्ली में ऐसे सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और जो वायदा किया है वो निभाया जा रहा है। तो हमारी जो पार्टी है जो कहती है वो जरूर करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय, क्योंकि हम टेम्परेरी नहीं सोचते, हमें एक बार चुनाव नहीं जीतना। हम यहाँ पे रूल करने के लिए जनता के द्वारा, जो जनता की भावना है, जनता की समस्या है, उनको समाप्त करने के लिए, आरोप ये है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में फेल, उसके बाद महाराष्ट्र में फेल, लेकिन दिल्ली में 2500 रुपए देने का वादा किया, वो पूरी तरीके से फेल। अब महिलाओं के लिए 3000 रुपए देने का वादा आपकी तरफ से असम में किया गया, लखपति दीदी योजना का जिक्र किया गया। तो क्या ये आर्थिक सशक्तिकरण है वाकई में, या सिर्फ एक चुनावी लाभ कि हमें जो है महिलाओं आदि आबादी पे एक फोकस रखना है, जिस तरीके से बिहार में 10,000 रुपए देकर कहानी खत्म कर दी गई? आर्थिक सशक्तिकरण है, क्योंकि जो बेसिक खर्चे हैं, अगर हमारे महिलाओं के बेसिक खर्चे उनके लिए उनकी कहीं डिपेंडेंसी नहीं रहती, तो ये उनको सम्मान देता है, विश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। और 3,000 रुपए भी अगर हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जाएं, तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उनके जो पर्सनल खर्चे हैं, इवन वो जो कपड़े लत्ते की बात करते हैं, या छोटा मोटा उनको घूमने फिरने का काम करना है, या अपने मायके के लिए जाना है, या पढ़ाई करनी है, तो वो अपने बुक्स और अपने जो फॉर्म्स वगैरह हैं कंपटीशन के, वो उसके माध्यम से भर सकती हैं। तो ये डेफिनेटली सशक्तिकरण करने का काम है, मैं ऐसा समझता हूँ। और महिलाओं को इवन अपने खुद के भाई बहन या पिताजी पे भी आश्रित नहीं होना पड़ेगा, जो बेसिक खर्चे हैं वो ऑलरेडी सरकार के माध्यम से। ठीक है, वक्त की कमी, लेकिन आप दोनों ने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, और खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों मेहमानों से हमने चर्चा की, और चर्चा में एक बात साफ है कि असम चुनाव जो है वो अब वादों, विजन और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी का बड़ा संकल्प पत्र जो आज जारी हुआ, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं। लेकिन जो चुनाव होते हैं ना, उसमें जनता को ही फैसला करना होता है, यानी सब कुछ जनता के हाथ में है। अब इसके पे आज भी सवाल है कि क्या वो वादों पर भरोसा करेगी या पिछले कामकाज के आधार पर वोट देगी। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिस अनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।